तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस चैप्टर को हम विजुअल्स और एनिमेशंस की मदद से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और हाँ, मैं आपको इसी वीडियो में इंपॉर्टेंट नोट्स भी देता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों सोचो, एक कंट्री है जहां पुलिस नहीं है, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स नहीं चल रहे और ना ही किसी की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसे में क्या होगा। ऐसे में होगा ये कि पूरा सिस्टम कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। लोगों के बीच कंफ्यूजन और फियर बढ़ने लगेगा। कोई प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं होंगे और धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि लोग सेफ फील नहीं करेंगे। बेसिक सर्विसेज भी रुक जाएंगी और सोसाइटी का नॉर्मल फंक्शनिंग ही कोलैप्स होने लगेगा। पर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। अब यहीं पर एंट्री होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर रूल्स और लॉज बनाए जाएं और उन्हें फॉलो भी किया जाए। लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन रहे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स जैसी एसेंशियल सर्विसेज स्मूथली चलती रहें और पूरा देश सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन करे। तो हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट इज द सिस्टम और अथॉरिटी दैट गवर्न्स अ कंट्री, मेक्स लॉज, मेंटेन्स ऑर्डर एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल। अब चलिए गवर्नमेंट के रोल्स को जानते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। यानी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर बना रहे ताकि सब लोग शांति से रह सके। एंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल, मतलब लोग सेफ फील करें, कोई डर या असुरक्षा ना हो और एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, यानी हमारी गवर्नमेंट दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखती है। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, मतलब देश को बाहरी खतरों से प्रोटेक्ट करती है। डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है और जॉब्स भी क्रिएट करती है। और साथ ही हमारी सरकार लोगों की लाइफ बेटर बनाने, उनकी नीड्स को फुलफिल करने और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। आया समझ? आप इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स याद कर सकते हो। अब दोस्तों, रूल्स को समझने के बाद गवर्नमेंट के फंक्शंस को भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शन और तीसरा है जुडिशियल फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब होता है लॉज और रूल्स बनाना, जो देश को चलाने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो पार्लियामेंट एक नया लॉ बनाती है, एजुकेशन पॉलिसी पर है, जिसके अकॉर्डिंग हर स्कूल को फ्री बुक्स और स्टडी मटेरियल देना होगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है बनाए गए लॉज को इंप्लीमेंट करना और उनके अकॉर्डिंग देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। जैसे जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होगा। और जुडिशरी का काम होता है लॉ एनफोर्समेंट करवाना, मतलब ये इंश्योर करना कि लॉज फॉलो हो रहे हैं। जैसे हमारे केस में जुडिशरी ये इंश्योर करेगी कि एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद अगर कोई स्कूल इसे फॉलो नहीं करती तो जुडिशरी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। जुडिशरी बेसिकली अपने कोर्ट्स के थ्रू काम करती है, जिसमें सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद आती हैं हाई कोर्ट्स और फिर सबसे नीचे होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। मतलब दोस्तों, ये एक प्रॉपर हायरार्की होता है जहां अलग अलग लेवल पर कोर्ट्स जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास गवर्नमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स आते हैं वो है व्हाट मेक्स गवर्नमेंट्स डिफरेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इन्हें अच्छे से समझने के लिए हमें पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, मतलब इस सिस्टम में पावर और अथॉरिटी लोगों के पास होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के पास। यानी फैसले लोगों के द्वारा लिए जाते हैं और उनके हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाना, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, असेंबली के लिए स्पीकर्स डिसाइड करना और भी काफ़ी एक्टिविटीज़। इन सब कामों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए सपोज करो आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर ने सोचा कि एक स्टूडेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें। अब सवाल आया कि कमेटी में कौन होगा। इस पर स्टूडेंट्स के बीच डिस्कशन हुआ। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि सिर्फ सीनियर क्लासेस जैसे क्लास 12 को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि अगर सिर्फ क्लास 12 ही सब कुछ हैंडल करेगी तो बाकी क्लासेस की प्रॉब्लम समझ नहीं पाएगी।
तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारे पास 3 सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं, जिसमें या तो सभी स्टूडेंट्स कमिटी का पार्ट बन जाए, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 में से सभी को कमेटी का पार्ट बना दें, या प्रिंसिपल खुद स्टूडेंट्स चूज करे, या फिर स्टूडेंट्स वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें। मतलब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स निकल कर आएंगे जो कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो पहली नज़र में ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सबको इक्वल चांस मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सोचो अगर क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर डिसीजन लेने लगें तो डिस्कशन बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हर किसी की अलग ओपिनियन होगी, जिससे फाइनल डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आइडिया कैंसिल करते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले को देखें तो इस ऑप्शन में डिसीजन लेना इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है फेयरनेस की। क्योंकि जब प्रिंसिपल सर खुद स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ क्लासेस या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स प्रॉपरली रिप्रेजेंट ही ना हो। इससे स्टूडेंट्स को लगेगा कि उनकी आवाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे भी नहीं चूज कर सकते। अब फाइनली हमारे पास बचता है ऑप्शन 3, जो इन दोनों से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें हर क्लास अपने बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करती है जो उनकी प्रॉब्लम्स और नीड्स को कमिटी तक पहुंचाता है। इससे डिसीजन लेना भी इजी होता है और हर किसी को रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। और यही सेम चीज हमें डेमोक्रेसी के अंदर भी देखने को मिलती है। आप अपने बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर चुनते हो जो आपके बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। आया समझ? दोस्तों, ये तो रही बात इंडिया की। अब चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड में डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर कंट्री में डेमोक्रेसी सेम तरीके से काम नहीं करती। अलग अलग देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। कहीं पर लोग डायरेक्टली अपने लीडर को चूज करते हैं, तो कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट चलती है। मतलब डेमोक्रेसी हर जगह है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते, बल्कि इंडिया में लोग अपने एरिया की लीडर्स को वोट देते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। फिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। इस पूरे सिस्टम को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और वहाँ प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का मेन हेड होता है, और इस सिस्टम को प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया सेम है, यानी पावर लोगों के पास होती है, लेकिन उसको चलाने का तरीका अलग हो सकता है। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी अलग तरीके से काम करती है, लेकिन साथ ही हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी किन प्रिंसिपल्स पर काम करती है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री को कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं ये प्रिंसिपल्स, चलिए जानते हैं। पहला है इक्वालिटी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को बराबर ट्रीट किया जाए, सबको एजुकेशन और हेल्थ जैसी फैसिलिटीज़ का इक्वल एक्सेस मिले और सब लॉ के सामने इक्वल हों। अगला है फ्रीडम। इसका मतलब है कि सिटीजन्स अपनी चॉइसेस खुद कर सकें और अपनी बात फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, मतलब उन्हें अपनी बातें रखने का पूरा आज़ादी है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन। मतलब कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं, जो अपनी तरफ से डिसीजंस लेते हैं। अगला प्रिंसिपल है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज का मतलब है कि एक सर्टेन एज के बाद हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ये सर्टेन एज है 18 ईयर्स। इसके अलावा हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास 6 राइट्स हैं, पर हमें कुछ का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये सब डेमोक्रेसी में दिए और प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि लॉज प्रॉपरली फॉलो हों और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। अब तक हमने डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया समझा। अब चलिए देखते हैं कि डेमोक्रेसी के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी को हम 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसके भी 2 फॉर्म्स होते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। चलिए इन सभी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सारे कंट्री के सिटीजन्स खुद डिसीजंस लेते हैं, यानी लोग डायरेक्टली रूल्स बनाने और डिसीजंस लेने में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। वहाँ कुछ जगहों पर आज भी इसका यूज होता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ एक समस्या भी है। क्या है कि अगर कंट्री बड़ी हो, मतलब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मिलकर डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या बड़ी कंट्री के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है?
सोल्यूशन है, और वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं चलाते, बल्कि अपने बीच से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो क्या सभी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जिनकी एज 18 साल या उससे अधिक होती है। इस प्रोसेस को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज कहते हैं, जिसमें एक सर्टेन एज के बाद हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार मिलता है। इस सिस्टम में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, यानी उसे लोगों के हित में काम करना होता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इलेक्शंस के थ्रू लोग ना सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, बल्कि अगर वो अपनी चॉइस बदलना चाहें तो अगले इलेक्शंस में नए रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुन सकते हैं। इसीलिए इलेक्शंस रेगुलर और फिक्स्ड इंटरवल्स पर होते हैं। जैसे इंडिया में जनरल इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, जबकि यूएसए में हर 4 साल में होते हैं। दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आज के समय में दुनिया के अधिकतर देश रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, लेकिन अलग-अलग कंट्रीज में इसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी 2 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव को चूज नहीं करते, मतलब लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को चूज नहीं कर सकते, बल्कि लोग सिर्फ लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो आपके एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फिर ये इलेक्टेड मेंबर्स मिलकर प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं और उनकी सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाती है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट तब तक ही काम करती है जब तक उसके पास लोकसभा का सपोर्ट होता है, यानी वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोग लेजिस्लेचर को चुनते हैं और उसी लेजिस्लेचर के मेंबर्स मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड अमंग दीज मेंबर्स एंड रिमेन्स अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव को चूज करते हैं, मतलब लोग सीधा प्रेसिडेंट को वोट करके इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ही यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन हेड होता है, जैसे हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। और इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग होते हैं, यानी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन के लिए लेजिस्लेचर के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो अपनी फिक्स टर्म तक इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी जानना है, जिसमें से कुछ मैंने पहले ही बता दिया है, पर एक बार फिर से बता देता हूं। एग्जीक्यूटिव वो पार्ट होता है जो लॉज को इंप्लीमेंट करता है, यानी जो डिसीजंस और रूल्स को ग्राउंड पर अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स ये काम करते हैं। लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है जो लॉज बनाती है। इंडिया में इस बॉडी को पार्लियामेंट कहते हैं और यूएसए में इसे कांग्रेस कहते हैं। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स या हाउसेज होते हैं, जो है अपर हाउस एंड लोअर हाउस। चलिए इन्हें जानते हैं। लोअर हाउस डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है और जनरली ज्यादा पावरफुल होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ लोकसभा लोअर हाउस है और वही राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते, बल्कि स्टेट्स के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एमएलएज उन्हें चूज करते हैं। राज्यसभा का मेन काम लॉज बनाने में हेल्प करना और लोकसभा के डिसीजंस को रिव्यू करना होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग काम करते हैं और एक दूसरे के काम में डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते। इसका मेन पर्पस ये है कि किसी एक के पास ज्यादा पावर ना आ जाए और सिस्टम बैलेंस्ड रहे। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच रिलेशन भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हर डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन इतनी डिफरेंसेस के बाद भी कुछ बेसिक चीजें हमेशा सेव रहती है, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। ये सभी डेमोक्रेसीज की कॉमन पहचान होती है। आया समझ? अब तक हमने डेमोक्रेसी के मॉडर्न फॉर्म्स को समझा। लेकिन क्या आप जानते हो कि डेमोक्रेसी जैसी सोच बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट करती है? चलिए अब हिस्ट्री में झांक कर देखते हैं कि शुरुआती समय में लोग अपनी गवर्नमेंट कैसे चलाते थे। ये हम जानेंगे इस वाले टॉपिक में, जो है अ पीक इनटू हिस्ट्री। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें अर्ली रिपब्लिक का मतलब समझना होगा। इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। अर्ली रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम था जहां हेड ऑफ स्टेट लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता था, ना कि जन्म के बेसिस पर। यानी पावर एक ही व्यक्ति के पास नहीं होती थी, बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर डिसीजंस लेते थे। अगर इस टॉपिक को गहराई से समझे तो हमें यह पता चलता है कि इंडिया में हमेशा से लोगों की आवाज को इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे उस टाइम किंग्स का रूल ही क्यों ना हो। हमारे बुक में चोला पीरियड का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां तमिलनाडु के उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से हमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन सिस्टम के बारे में पता चलता है।
इसमें होता ये था कि विलेज लेवल पर एक सभा, लोकल बॉडी होती थी। इसके मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता था। इलेक्शंस में सील्ड बैलेट बॉक्सेस का यूज होता था। बिल्कुल आज की तरह फेयर सिस्टम था। मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशंस फिक्स थीं। अगर कोई मेंबर करप्शन करता था तो उसे तुरंत हटा दिया जाता था। इससे हमें यह समझ आता है कि उस टाइम भी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस था। पर क्या ये सब सिर्फ इंडिया में ही होता था? तो ऐसा नहीं है। हमें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में भी ये सिस्टम देखने को मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीस और रोम 5th और 4th सेंचुरी BCE में भी लोगों की पार्टिसिपेशन का सिस्टम था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्रीस के कुछ एरियाज में सिर्फ फ्री मैन ही वोट कर सकते थे। विमेन, वर्कर्स और स्लेव्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। मतलब सिस्टम तो था, लेकिन सब लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। ये सब एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का आइडिया पुराना है, लेकिन पहले ये फुली इक्वल नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज की डेमोक्रेसी एक डेवलप्ड फॉर्म है जो पुराने सिस्टम से ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में था। अब चलिए देखते हैं वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के अलावा कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है। दोस्तों, डेमोक्रेसी के बाद जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है वो है मोनार्की। इसमें देश का शासन एक राजा या रानी के हाथ में होता है। मोनार्की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हेड ऑफ स्टेट एक किंग या क्वीन होता है और अधिकतर स्थितियों में ये पद हेरिडिटरी होता है। मतलब एक ही परिवार के अंदर पद पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में राज्य का नेतृत्व राजा करता था, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता था। उसे सभा और समिति जैसे संस्थानों की सलाह लेनी होती थी और उनकी बातों को गंभीरता से लेना एक्सपेक्टेड था। समय के साथ जब बड़े बड़े साम्राज्य बने और विस्तार हुआ, तब राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और कई स्थानों पर उन्होंने इमेंस पावर प्राप्त कर ली। फिर भी वे अपने राज्य को संचालित करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और विभिन्न अधिकारियों पर निर्भर रहते थे। कई बार राजा विद्वान और ज्ञानी लोगों से भी सलाह लेता था, विशेषकर धर्म से जुड़े मामलों में। हालांकि इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां कुछ राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को दबाया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर मोनार्की एक जैसी होती है? इसका जवाब है नहीं। दुनिया के कुछ हिस्सों में मोनार्की का रूप काफी कठोर था। वहां राजा के पास पूरी सत्ता होती थी। वह राजा ही होता था जो कानून बनाता था, उन्हें लागू करता था और सजा भी तय करता था। कुछ स्थितियों में राजा अपनी शक्ति को डिवाइन पावर यानी भगवान से प्राप्त अधिकार बताता था। ऐसी स्थिति में राजा के फैसलों पर सवाल उठाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन क्या भारत में भी राजा के पास इतनी ही अनलिमिटेड पावर होती थी? तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में राजा की शक्ति ना तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट थी और ना ही बिना प्रश्न के स्वीकार की जाती थी। यहाँ राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह राज्य धर्म का पालन करे, यानी धर्म के अनुसार शासन करे और सभी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करे। यहाँ एक आइडियल ये था कि राजा अपने फैसले न्याय, समानता और लोगों के हित को ध्यान में रखकर ले। अब दोस्तों, मान लो अगर कोई राजा बहुत पावरफुल था, तो क्या उसे राजधर्म का पालन करना पड़ता था या फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे? इसका जवाब समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखिए। राजा चंद्रापेड़ एक पावरफुल किंग थे। उस टाइम पर उन्हें एक मंदिर बनाना था, लेकिन एक कॉबलर की झोपड़ी उसके रास्ते में आ रही थी। फिर राजा ने अपने बिल्डर्स को कॉबलर से बात करने के लिए भेजा। बिल्डर्स ने कहा कि वो व्यक्ति उन्हें झोपड़ी हटाना तो दूर, मेजरमेंट भी नहीं लेने दे रहा। आखिर राजा क्या करते? जबरदस्ती हटा देते। लेकिन यहां एक अलग ही बात होती है। राजा ने बिल्डर्स को ही दोष दिया कि उन्होंने पहले उस व्यक्ति से अनुमति क्यों नहीं मांगी। जब कॉबलर से बात हुई तो उसने कहा कि उसकी झोपड़ी उसके लिए मां समान है और उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना राजा के लिए महल। फिर भी उसने कहा कि अगर राजा स्वयं आकर विनम्रता से कहेंगे तो वो झोपड़ी छोड़ देगा। राजा ने ऐसा ही किया। वे कॉबलर के पास गए और विनम्रता से अनुमति मांगी और उचित मुआवजा दिया। तो आखिर इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी शक्ति का सही उपयोग करे, सभी लोगों का सम्मान करे और धर्म के अनुसार शासन करे। अब दोस्तों, ये तो रही बात हिस्ट्री की, लेकिन आज के समय पर मोनार्की का क्या सीन है, चलिए जानते हैं। आज के समय में भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है, जिसमें किंग और क्वीन अपनी सॉवरन पावर का यूज करता है। अक्सर मोनार्की हेरिडिटरी होती है, यानी राजा या रानी के बाद उनका सबसे बड़ा बेटा या फैमिली मेंबर नेक्स्ट रूलर बनता है। आज की मोनार्की हमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड देखने को मिलती है, जो है एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें मोनार्क के पास पूरी सत्ता होती है। वही कानून बनाता है, उन्हें लागू करता है और जब उनका उल्लंघन होता है तो न्याय भी देता है। इस सिस्टम में सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मोनार्क अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है। कुछ केसेस में राजा अपनी पावर को डिवाइन अथॉरिटी यानी भगवान से प्राप्त भी बताता है।
कभी कभी एक काउंसिल होती है जो सलाह देती है, लेकिन मोनार्क उस सलाह को मानने के लिए बाउंड नहीं होता। सऊदी अरेबिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां किंग के पास लगभग पूरी पावर होती है और वो इस्लामिक लॉ के अनुसार शासन करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन उसके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिटेड होते हैं और रियल पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। इस सिस्टम में किंग या क्वीन सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं। लॉज बनाने का काम किंग का ना होकर लेजिस्लेचर करती है। एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। यानी यहां पर मोनार्की होने के बाद भी एक्चुअल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होती है। एग्जाम्पल में हम यूनाइटेड किंगडम ले सकते हैं, जहां किंग या क्वीन हेड ऑफ स्टेट होते हैं, लेकिन देश का असली शासन इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है। तो यहां से हमें यह समझ आता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा के पास ही पूरी पावर होती है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा के पास लिमिटेड या सिर्फ नॉमिनल पावर ही होती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें देश का शासन धर्म के नियमों यानी रिलीजियस लॉज के अनुसार होता है और रिलीजियस लीडर्स के पास मेन पावर होती है। इस सिस्टम में रिलीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट बेस होता है। लॉज भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। डिसीजन मेकिंग में रिलीजियस लीडर्स का मेन रोल होता है। यानी यहां पर गवर्नमेंट और रिलीजन अलग नहीं होते, बल्कि दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ईरान। ईरान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, जहां एक यूनिक सिस्टम देखने को मिलता है जो थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों का मिक्स है। ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। यहां का सबसे पावरफुल पोजीशन होता है सुप्रीम लीडर। इसके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब पर अल्टीमेट कंट्रोल होता है। इसे इस्लामिक क्लरिक्स यानी धार्मिक नेताओं के ग्रुप द्वारा चूज किया जाता है और इसका टर्म लाइफ लॉन्ग होता है। इस फॉर्म के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे अफगानिस्तान एंड वेटिकन सिटी। तो थियोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश का शासन धर्म के नियमों के अकॉर्डिंग होता है और रिलीजियस लीडर्स का सबसे बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। आइए इसे भी समझते हैं। डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक व्यक्ति या छोटा सा ग्रुप पूरी सत्ता अपने हाथ में रखता है और उन पर कॉन्स्टिट्यूशन या कानून की कोई सीमा या लिमिट नहीं होती। इस सिस्टम में पावर कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होती है। लोगों को अपनी बात रखने या अपोज करने की फ्रीडम बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। रूलर जो चाहे डिसीजन ले सकता है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। यानी यहां पर डेमोक्रेसी के ऑपोजिट सिचुएशन होती है, जहां लोगों की पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नहीं होती। दोस्तों, कैसा होता होगा अगर पावर किसी एक व्यक्ति के पास आ जाती होगी? इसे समझने के लिए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एडोल्फ हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर बनाया गया। इसके तुरंत बाद उसने ऐसे लॉस पास किए जिससे उसके पास पूरी पावर आ गई। उसने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और धीरे धीरे एक डिक्टेटर बन गया। हिटलर का मानना था कि उसकी रेस सबसे सुपीरियर है। इसी सोच के चलते उसने लाखों लोगों पर अत्याचार किया। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उसने लगभग 6 मिलियन ज्यूज को मरवा दिया और इसे ही हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। इसके अलावा रोमा और दूसरे ग्रुप्स के लोग भी इस वायलेंस का शिकार बने। सिर्फ इतना ही नहीं, हिटलर की अग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ही 1939 से 1945 तक चलने वाले वर्ल्ड वॉर II के शुरू होने का एक मेजर कारण बनी, जिसके परिणाम स्वरूप कई देशों में जीवन और संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हिटलर के अलावा हमारे बुक में एक और डिक्टेटर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसका नाम है ईडी अमीन। युगांडा में ईडी अमीन एक मिलिट्री डिक्टेटर था। उसके शासन के दौरान हजारों लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। उसकी पॉलिसीज के कारण कई लोगों को देश छोड़ना पड़ा, विशेष रूप से बहुत से इंडियंस जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों पहले युगांडा में बस गए थे, उन्हें मजबूरन वहां से भागना पड़ा। ये सब समझकर हमें ये पता चलता है कि डिक्टेटरशिप में जब सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसका परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब तक हमने डिक्टेटरशिप के कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल समझे, लेकिन आखिर आज के समय में इसका रियल इम्पैक्ट कैसा होता है? इसे और बेहतर समझने के लिए चलिए एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं। ये स्टोरी है शेन नाम के एक बंदे की, जो नॉर्थ कोरिया में रहता है, जहां उसकी डेली लाइफ पर गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल है। उसे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है, और वो भी तब तक जब तक गवर्नमेंट चाहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी हेयर स्टाइल और कपड़े तक गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट लोगों को ज्यादा फ्रीडम देने के बजाय उन्हें स्ट्रिक्ट रूल्स के थ्रू कंट्रोल करती है। एक दिन जब एक टूरिस्ट ने उससे पूछा कि सबका हेयर कट सेम क्यों है, तो शेन का जवाब बहुत सिंपल था। उसने कहा, हम भी नए स्टाइल्स ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है।
तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि डिक्टेटरशिप सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये लोगों की डेली लाइफ, उनकी फ्रीडम और उनके चॉइसेस तक को कंट्रोल कर सकता है। डिक्टेटरशिप के अलावा भी एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है जिसे कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक छोटा सा पावरफुल ग्रुप देश के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। ये लोग अक्सर वेल्दी फैमिलीज या इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स होते हैं। इस सिस्टम में पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। आम लोगों का डिसीजन मेकिंग में रोल बहुत कम या ऑलमोस्ट नहीं होता। ये ग्रुप अपने इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज की वजह से कंट्रोल बनाए रखता है। एंशिएंट ग्रीस के कुछ रीजन्स में एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज रूल करती थी, मतलब रिच एंड पावरफुल फैमिली ही रूल करती थी, जहां सिर्फ कुछ पावरफुल लोग ही डिसीजंस लेते थे। ये ओलिगार्की का एक एग्जाम्पल है। पर क्या आज के समय में भी ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं? डायरेक्टली तो शायद कम दिखे, लेकिन कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ पॉलिटिशियंस और वेल्दी बिजनेस पीपल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग पर उन्हीं का कंट्रोल ज्यादा दिखता है। ये सिचुएशन ओलिगार्की के जैसे फीचर्स दिखाती है। दोस्तों, अब एक बार आप जरा इस पिक्चर पर नजर डालो। इसमें आप देखोगे कि ये सब लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी इन्हें जनता ने चुना है। इसका मतलब ये कि मेन पावर तो इनके पास ही होगी, पर ऐसा नहीं है। टॉप कॉर्नर में कुछ बड़े बिजनेसमैन दिखाए गए हैं जिनके पास मेन पावर है। ये कार्टून ये दिखाने की कोशिश करता है कि चाहे सिस्टम डेमोक्रेसी हो, लेकिन कभी कभी असली पावर उन लोगों के पास होती है जो पैसा और इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ओलिगार्की में पावर ऑफिशियली या अनऑफिशियली कुछ ही लोगों के पास होती है और वही देश के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अब तक आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम व्हाट मेक्स गवर्नमेंट्स डिफरेंट वाले टॉपिक को समझने वाले हैं। मैंने इसे पहले इसलिए नहीं समझाया ताकि आप पहले अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को समझ लो, ताकि आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाए और ये टॉपिक आपको और भी क्लियर और ईजिली समझ आएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, हर देश की गवर्नमेंट टाइम के साथ डेवलप होती है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी हिस्ट्री, कल्चर और गोल्स होते हैं, इसलिए उनकी गवर्नमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर गवर्नमेंट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बुक इसके लिए 4 मेन पॉइंट्स बताती है, जिसमें से पहली है अथॉरिटी किसके पास है, मतलब हु डिसाइड्स द गवर्नमेंट। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अथॉरिटी का सोर्स क्या है। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पावर लोगों के पास होती है, वहीं थियोक्रेसी में पावर रिलीजन और रिलीजियस लीडर्स के पास होती है। दूसरा बेसिस ये है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू बनती है और वहीं मोनार्की में फैमिली के अंदर पावर ट्रांसफर होती है, यानी हर सिस्टम का फॉर्मेशन प्रोसेस अलग होता है। तीसरा है गवर्नमेंट के पार्ट्स कैसे काम करते हैं। हर गवर्नमेंट में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स में ये अलग अलग होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में ये अलग अलग काम करते हैं और वहीं कुछ में सेम बॉडी कंट्रोल करती है, जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप में। फोर्थ एंड आखिरी है गवर्नमेंट का गोल क्या है, यानी गवर्नमेंट काम किस लिए कर रही है। अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो गवर्नमेंट सबके लिए इक्वालिटी और डेवलपमेंट इंश्योर करती हैं, वहीं कुछ और गवर्नमेंट्स जैसे डिक्टेटरशिप और ओलिगार्की में गवर्नमेंट सिर्फ कुछ लोगों या फैमिलीज के फायदे के लिए ही काम करती हैं, मतलब इसमें जनता के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता। तो दोस्तों, डेमोक्रेसी के बारे में इतना सब पढ़कर कंक्लूजन क्या निकलता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अधिकार, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन का मौका देता है। दोस्तों, हमने सारे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिए, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप और थियोक्रेसी, लेकिन इन सभी सिस्टम्स के कंपैरिजन में हमारी डेमोक्रेसी को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये लोगों की चॉइसेस और उनके राइट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की फ्रीडम होती है। वो क्या बोले, क्या पहने, कौन सी बिलीव्स फॉलो करे, ये सब उसकी पर्सनल चॉइस होती है, जब तक कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति के राइट्स को नुकसान ना हो। इस तरह डेमोक्रेसी इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। अगर गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं करती तो लोग इलेक्शंस के थ्रू उसे बदल भी सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलती। इसी सिस्टम की वजह से डेमोक्रेसी का मेन फोकस होता है सभी नागरिकों के वेलफेयर पर, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के फायदे पर। अब ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी की सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं, बल्कि इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे डेमोक्रेसी में कई बार पावर का मिसयूज होता है, जिससे करप्शन बढ़ता है। सबको इक्वल राइट्स मिलने के बाद भी पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। इससे रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता चला जाता है। कभी कभी कुछ पावरफुल लोग या ग्रुप्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा कंट्रोल बना लेते हैं, जिससे कॉमन लोगों की आवाज दब सकती है। जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर प्रेशर या इन्फ्लुएंस आने लगता है, जो जस्टिस सिस्टम के लिए हार्मफुल है।
और साथ ही इलेक्शन के टाइम पर मीडिया और इन्फॉर्मेशन चैनल्स का मिसयूज करके लोगों को मिसलीड किया जा सकता है, जिससे लोग गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फाइनल कंक्लूजन ये है कि हम एज इंडिविजुअल्स और एज अ सोसाइटी हमेशा सतर्क रहें। हमें अपने राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए और इलेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे अच्छे से समझा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।